नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के आपके सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स अनाउंस कर दिए गए हैं। और जो एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में आपका फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट का, उस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपके लॉ ऑफ टॉर्ट के पेपर को लेकर के आज हम बात करेंगे। आपके जो लॉ ऑफ टॉर्ट का पेपर है उसके सिलेबस की अगर बात करें तो 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। पहला है वो टॉर्ट के जो जनरल कंडीशंस हैं और टॉर्ट की जो जनरल लाइबिलिटी है उसकी बात है, और टॉर्ट के इंट्रोडक्शन की बात है, नेचर है, डेफिनेशन है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में डेवलप कितना हुआ है, कहाँ से डेवलप हुआ है, सोर्सेज क्या हैं इंडिया में टॉर्ट के आने के, और साथ ही साथ टॉर्ट का जो डिस्टिंग्विश किया गया है टॉर्ट को कॉन्ट्रैक्ट से, क्राइम्स से, सिविल रॉन्ग है ये या क्रिमिनल रॉन्ग है, और क्रिमिनल रॉन्ग अगर नहीं है तो उसके साथ अंतर कैसे कर सकते हैं, मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट कैसे होगा, जैसे आप आईपीसी में पढ़ते आए होंगे, क्राइम्स में पढ़ते आए होंगे, तो वहाँ पे जैसे ऑफेंसेज में है वो कैसे एलिमेंट है, यहाँ पर कैसे एलिमेंट है। दूसरा सवाल कि अगर टॉर्ट हो गया तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, और अगर टॉर्टियस लाइबिलिटी मेरी अराइज होती है तो मैं आपको रेमेडी क्या उपलब्ध कराऊंगा, या टॉर्ट में डैमेजेस क्या हैं, नुकसानी के दावे क्या हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है 2 तरीके से, टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन और टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, मतलब किसी व्यक्ति के निजी हित को लेकर के टॉर्ट, अपकृत्य, और उसकी संपत्ति को लेकर के अपकृत्य। और चौथा जो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम जब बात करें, जो आपके लिए पहला सवाल होता है, तो वहाँ पर आपको बिनफील्ड और सामंट के द्वारा दी गई टॉर्ट की डेफिनेशन को याद रखना है कायदे से। साथ ही साथ आपको टॉर्ट की एक थ्योरी है, पिजन होल थ्योरी भी पढ़िएगा, और टॉर्ट और टॉर्ट्स में अंतर पढ़िएगा। तो आपका एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा पहला सवाल थ्योरी टाइप का रहता है कि टॉर्ट की डेफिनेशन बताओ, और या विनफील्ड का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सामंट का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि बताओ, मतलब ऊपर एक स्टेटमेंट देकर के उसके बाद टॉर्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, टॉर्ट्स में क्या अंतर होता है, या आपसे पूछ लिया गया कि पिजन होल थ्योरी क्या है, या पूछा गया कि टॉर्ट का इंडिया में डेवलपमेंट का कारण बताओ, या कहाँ से इंडिया में डेवलप हुआ है। तो इसका सीधा सा सवाल ये है कि टॉर्ट जो इंडिया में है वो हमारे यहाँ पर जो कॉमन लॉ है, इंग्लिश लॉ है, वहाँ से ला करके यहाँ पे डेवलप किया गया है। हमारे पास कोई अपना टॉर्ट का कोई स्टेट्यूट नहीं है, कोई हमारे पास संविधान नहीं है टॉर्ट का। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे कभी कभी इसी सवाल को कहिए बदल के पूछा जाता है, या दूसरा अलग से सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में जो टॉर्ट का डेवलपमेंट है, नॉन डेवलपमेंट है, उसका कारण क्या है। तो नॉन डेवलपमेंट का कारण ये है कि यहाँ पर 5 रुपये के मुआवजे के लिए आपको 5 साल तक की कोर्ट को जाना पड़ेगा, मशक्क़त करनी पड़ेगी, महंगा है, स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आदमी 150 रुपये के मुआवजे को मांगने में घबराता है। नॉन डेवलपमेंट के ढेर सारे कारण, उसको पढ़ करके आइएगा। इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ 2 सवाल आपको एक ही मानते हैं, मिलता है। दूसरा सवाल, आपको टॉर्ट को डिस्टिंग्विश करना है कॉन्ट्रैक्ट से, क्राइम से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, कि इन में और टॉर्ट में अंतर क्या है, इस प्रकार का सवाल आता है। उसके बाद आपके पास एक मैक्सिम है कि यूबी जो सिबी रिमीडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो यूपी जो सिबी रिमीडियम को आपको कायदे से पढ़ना है कि किस प्रकार से जहाँ पर टॉर्ट है वहाँ पर रेमेडी वाली जो बात है वो कैसे उसको आत्मसात किया गया है और उसका मतलब क्या होता है। आगे अगर हम बात करें तो आपके लिए ज़रूरी टॉपिक है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये जितने मैगजिम्स हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, यूपी जो सिबी रिमीडियम है, कायदे से पढ़ करके आइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले। उसके बाद जब जस्टिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये दोनों बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी ए भी करके पूछा गया है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में कहें तो अवश्यंभावी दुर्घटना, मतलब जिसको हम टाले नहीं टलेगी, वो हो ही जानी थी। तो उस समय आप अपने टॉर्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो मेरे से अपकृत्य हुआ है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट के तौर पर है, वो दुर्घटना हो ही जानी थी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कई बार आपसे केस लॉ पर बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, स्टैनले वर्सेस पावेल को लेकर के सवाल पूछा गया है, और जो भी यहाँ पर लीडिंग केस लॉज हैं वो उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है, बड़े स्टेटमेंट दे करके, मीन्स आपको एक जजमेंट दिया गया और जजमेंट के बाद आपसे सीधे पूछ लिया गया। तो वहाँ पर आपको चिन्हित करना होगा कि ऊपर का जो जजमेंट दिया हुआ है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का, या प्राइवेट डिफेंस का, या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का आपके पास एक वो है, क्या बोलते हैं, उसी का एक वो केस लॉ है। तो जस्टिफिकेशन से एक सवाल। उसके बाद रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब ये कि आप किस क्षति को कहेंगे कि ये क्षति आपके कृत्य के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट, मीन्स मेरे किसी काम से यदि आपको बिल्कुल सीधा नुकसान होता है, विद इन अ शॉर्ट टाइम आपको नुकसान होता है, तभी मेरी आपके प्रति टॉर्शियस लायबिलिटी है। मेरे किसी कृत्य से आपको 2, 4, 6 साल 10 साल बाद अगर कोई नुकसान होता है तो क्या उसमें मेरी टॉर्शियस लायबिलिटी है। री पॉलीमस का एक केस है, वैगन माउंट का एक केस है। तो इन दोनों केसों को पढ़िएगा और दोनों में अलग अलग जजमेंट हैं, दोनों को कायदे से पढ़ करके आइएगा और रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब समझिएगा। डैमेजेस इस काइंड्स और रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। उसके बाद आपके लिए असाल्ट बैटरी जो पर्सन से रिलेटेड है,
वो छोटे टॉपिक हैं लेकिन ज़रूरी है, असॉल्ट बैटरी पढ़ करके आइएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है और इसके अब्यूजेस क्या हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, उसको पढ़िएगा। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों पढ़ करके कायदे से आइए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो किसी भी एक्ट में जो इस प्रकार का जो एक और उसके अंदर एक्ट होता है उसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए कि उसका जो निर्माण किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम का, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम का, उसमें जो इन्फोर्समेंट है राइट्स का वो कैसा है, उनके पावर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उसमें रेमेडी आपको क्या मुहैया कराई गई है, आप उसमें उसके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, ई कॉमर्स वगैरह को लेकर के भी सवाल नहीं आए हैं। सवाल जो है वो सीधा ये पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर फोरम है उसका जुरिडिक्शन कहाँ पर है, कितना है, क्या एक ज़िले में हुआ मामला जो है वो क्या दूसरे ज़िले में सुना जा सकता है, क्या लखनऊ का मामला दिल्ली में सुना जा सकता है, क्या लखनऊ में आपने सामान खरीदा तो दिल्ली में जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, उन चीज़ों की अपील कहाँ पर होगी। उसके बाद यूनिट 3 में आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर वर्सेस राइलैंड के निर्णय पर आधारित, MC मेहता के निर्णय पर आधारित, इन सारे निर्णयों पर आधारित आपके पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। इंडिया में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नियम फॉलो किया गया है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का नियम फॉलो किया गया है, इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो आपको जो पहली यूनिट से सवाल देखने हैं वो आपको टॉर्ट की नेचर, डेफिनेशंस को लेकर के सवाल, उसके डेवलपमेंट को लेकर के सवाल, और साथ ही साथ नॉन डेवलपमेंट के कारण भी पढ़ करके आइएगा। इतना जब आप पढ़ेंगे, और विनफील्ड सामन की डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहीं से आपको टॉर्ट का असली मतलब समझ में आएगा। वहीं से आपको समझ में आएगा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट में मुकदमा जो होता है उसमें किसी को जेल नहीं होती बल्कि कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मिलते हैं। तो वो वाली बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने कही कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूबीजी सिविल रिमीडियम का जो सवाल है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का सवाल है, ये सारे मैगजिम्स, इन मैगजिम्स का पहले मतलब देखिए, और इन मैगजिम्स को केवल इनका मतलब, इनका समरी लिखने से काम नहीं चलेगा। आप कम से कम प्रयास करिए कि जब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को लिख रहे हो, आप यूबीजी सिविल रिमीडियम को लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर कुछ केस लॉज कोट करिए। चाहे आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लिख रहे हो, आप प्राइवेट डिफेंस को लिख रहे हो, या क्वासी जुडिशियल एक्ट या जुडिशियल एक्ट को लिख रहे हैं, तो जब भी आप कुछ भी लिखिए तो प्रयास करिए कि केस लॉज लिखिए। अच्छा, समस्या होती है कि मुझे केस लॉ नहीं तैयार हो रहे हैं, मुझे केस लॉ मैं भूल जा रहा हूँ, तो केस लॉ भूलने पर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पर इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन से आप चीज़ को समझा सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टैनले वर्सेस पावेल का या भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का आपको निर्णय याद है, आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप उसको AB करके लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी 4 यूनिट से जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। और 3rd यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आपके लिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये 3 आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि पुराने समय में ये चीज़ें पूछी गई हैं और बड़े सवाल के रूप में पूछी गई हैं। कभी कभार हुआ है कि ये भी करके आपसे उसका एक पार्ट में आपसे बैटरी के बारे में पूछ लिया गया है और दूसरे पार्ट में आपको कॉपीराइट ट्रेडमार्क को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। लेकिन कॉपीराइट ट्रेडमार्क के सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 सवाल आने हैं, 5 आपको करने हैं, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। बाकी प्रयास ये करिए कि जो भी आप मैगज़ीन लिख रहे हैं, पहले आप उसका इंग्लिश में मतलब बताने का प्रयास करिए और उसके बाद उसके एलिमेंट्स वगैरह लिखिए। केस लॉ जरूर कोट करिएगा। तो जो प्रथम वर्ष के 2nd सेमेस्टर में पहला पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट आप देने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, आप सफल हों। और जो आपका अगला पेपर है, उस पेपर के सवालों को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।